वायु सेवन, वायु स्नान या पवन स्नान, इस क्रिया को किसी भी नाम से जाना जा सकता है। जिस प्रकार से हम पानी से नहाते हैं, शरीर का स्नान करवाते हैं, उसी प्रकार से हवा से, वायु से भी शरीर का स्नान कराया जाता है और इसी क्रिया को बोला जाता है टहलना, सैर करना। और इसे ही मॉर्निंग वॉक या एयर बाथ भी कहते हैं। तो इस एक क्रिया के कई सारे नाम हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक, एयर बाथ, हवा खाना, सैर करना, टहलना, वायु स्नान, पवन स्नान, वायु सेवन। कई प्रकार के नामों से इस क्रिया को परिभाषित किया जा सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह बाल अवस्था का हो या वृद्ध अवस्था का, वायु स्नान अवश्य ही करना चाहिए। सभी व्यायामों और कसरतों में यह श्रेष्ठ है। टहलना, और जो लोग कोई अन्य व्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए तो टहलना सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, क्योंकि टहलना, सैर करना अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है पूरे शरीर का। अब वायु स्नान या टहलने से संबंधित हमने बहुत सारी बातें एकत्रित की हैं और इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि सैर करने के, टहलने के क्या क्या नियम हैं और क्या, कैसे, कब इसका प्रभाव पड़ता है, और अन्य सभी संबंधित बातों के संदर्भ में इस वीडियो में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, टहलते समय शरीर पर जितने कम वस्त्र पहने उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब सीधी वायु हमारे शरीर के ऊपर लगती है, वायु का संपर्क सीधे हमारे त्वचा से होता है, बिना कपड़ों से छने सीधे जब त्वचा पे होता है तो रोमकूप खुलते हैं और हमारी त्वचा सांस ले पाती है, जिससे वह स्वस्थ बनती है। तो टहलते समय अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान रखें कि शरीर के ऊपर कम से कम वस्त्र पहनें, क्योंकि टहलने का और अधिक प्रभाव और लाभ बढ़ जाते हैं जब शरीर के ऊपर कम वस्त्र हों और सीधी हवा त्वचा के संपर्क में आए। टहलने का सर्वश्रेष्ठ समय है सुबह का। सुबह का अर्थ जब रात जा रही हो और दिन निकल रहा हो, ठंडी हवा चल रही हो, चारों तरफ से पक्षी सूर्य के स्वागत के लिए गीत गा रहे हों। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी युवा अवस्था में होती है। सुबह के समय को प्रकृति के युवा अवस्था का समय कहा गया है। और सुबह के समय वायुमंडल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। अधिक सर्दी या कोहरे के दिनों में, जिस मौसम में साल में जो 12, 15, 20, 25 दिन अधिक सर्दी या कोहरा होता है, उन दिनों को छोड़कर बाकी समय इस समय में सैर करें, जो समय भी बताया गया है। बाकी जिस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो और कोहरा पड़ रहा हो, उस समय दिन के समय धूप में सैर की जा सकती है। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 40 मिनट से 60 मिनट तक सैर करनी चाहिए। अब कुछ विशेष अवस्थाओं में और रोग की अवस्था में इस समय को थोड़ा सा घटा और बढ़ा सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता और आवश्यकता के अनुसार। टहलते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो टहलते समय किसी से भी बोले नहीं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपको मुंह से सांस लेनी पड़ती है और मुंह से जब आप सांस लेंगे तो वह हमारे श्वसन तंत्र के लिए और फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। सांस लेने का ठीक मार्ग जो है वह है हमारी नासिका। तो नाक से सांस शरीर के अंदर जाना चाहिए बजाय मुंह से जाने के। तो यह तब संभव है जब आप अपना मुंह बंद करके टहलेंगे। तो प्रयास करें टहलते समय बोले ना। यदि आपको कुछ चाहिए तो आप कुछ संगीत सुन सकते हैं, परंतु बोले ना सैर करते हुए। और दूसरी बात, जब आप बोलते हुए, बात करते हुए सैर करते हैं तो आपका सारा ध्यान बातों में होता है, जबकि सैर करते हुए सारा ध्यान होना चाहिए आपकी चाल पर, आपके पैरों के ऊपर किस प्रकार से आप चल रहे हैं, शरीर किस प्रकार से गति कर रहा है और शरीर का क्या प्रभाव आ रहा है। क्योंकि जब सैर करते हैं तो उस समय लगातार ही शरीर के अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, पहले कदम से ही। उसके साथ आपको जुड़ना है, अवेयर रहना है, जागरूक रहना है हर एक क्रिया के प्रति। तो ये दो बातें तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। अगली बात,
ग्रंथों के अनुसार एक नियम बताया गया है सैर करते हुए, और वो नियम है उसके साथ में अपनी सांसों के ऊपर आपको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है कि 7 कदम में सांस को भरना है, 4 कदम सांस को रोकना है, फिर 7 कदम में सांस को बाहर छोड़ना है। कैसे? आप चल रहे हैं, जैसे ये आपके कदम चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, उस 7 कदम में आपको सांस को भरना है। जब 7 कदम आप चल रहे हैं इतनी देर तक सांस को आपको भरना है। फिर आप 4 कदम चले, 1 2 3 और 4, इतनी देर में सांस रुका रहे। फिर सांस छोड़ते हुए 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें कदम तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। तो इस नियम का पालन करें। 7 कदम में सांस भरें, 4 कदम रोकें, 7 कदम में बाहर छोड़ें। इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। आरंभ में इसका पालन करना थोड़ा सा कठिन होगा, तो शुरुआत में लंबे सांस भरने की सामान्य रूप से प्रयास करें या सामान्य सांस चलने दें, और धीरे धीरे इसका भी अभ्यास साथ में करते रहें। क्योंकि पहले दिन से इसका पालन करना संभव नहीं होगा, तो पहले दिन सांस को रोके ना, पहले कुछ दिन या 1 हफ्ता सांस को रोके ना, सिर्फ सांस भरें और छोड़ें। 5 कदम से या 4 कदम से शुरू करें, फिर जब धीरे धीरे शरीर की फेफड़ों की क्षमता बढ़ती रहे फिर उसको 7 कदम कर दें, फिर 1 सप्ताह के बाद सांस को रोकना भी शुरू कर दें। इस प्रकार अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे इसको अपने सैर करने के नियम में जोड़ते जाएं। अब टहलने के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां आसपास लोगों का निवास स्थान ना हो। कुछ दूर तक केवल पेड़ पौधे और हरियाली ही हो। यदि घास उपलब्ध हो तो घास के ऊपर नंगे पैर चलें तो और भी ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सैर पर जाने से पहले मल मूत्र आदि से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद यदि सैर पे जाते हैं तो इसके लाभ और अधिक बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब त्वचा आपकी बिल्कुल पानी से साफ़ हो जाती है, उसके बाद जब वायु का संपर्क सीधे त्वचा से होगा तो वो अच्छे प्रकार से आपकी त्वचा और शरीर के ऊपर लाभ प्रभाव दिखा पाएगी और लाभ ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। सैर से आने के बाद यदि आपको पसीने आए तो गीले तौलिए से अपने शरीर को पोंछ सकते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर दोबारा से स्नान किया जा सकता है आधे घंटे के बाद। इस विधि के साथ और इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब वायु स्नान करेंगे तो इससे समस्त शरीर को शारीरिक और मानसिक स्तर पर लाभ होगा। एक बार लंबा सांस लेने पर लगभग शरीर की 100 मांसपेशियां कार्य करती हैं, और जब हम चलते हैं तो लगभग शरीर की 200 मांसपेशियां कार्य करती हैं। और बाग बगीचे में टहलने से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी शरीर के अंदर जाएगी, जिससे शरीर ऊर्जावान बनेगा, रक्त की शुद्धि अच्छे से हो पाएगी, बहुत सारी समस्याएं, रोग, बीमारियां, कष्ट स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। जिन 5 वायुओं की चर्चा पहले की गई थी, यह सभी वायु सैर करने से संतुलन में हो जाते हैं, और जो रोग उत्पन्न शरीर के अंदर होते हैं वायु के असंतुलित होने से, उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। यह विषय ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। टहलना, सैर या वायु स्नान, पवन स्नान ऐसा विषय है जिसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए, इसके लाभों की जितनी बखान किया जाए उतना कम है। तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस विषय को यहीं पर हम विराम देंगे, और अब वायु तत्व चिकित्सा के अगले साधन या अगले चिकित्सा के अंग स्वर साधना के ऊपर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।